हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग बोर्ड पेपर का सल्यूशन देखने वाले हैं। अभी कौन सा बोर्ड पेपर है तो मैं बता देती हूँ कि सितंबर 2021 में एग्जाम कंडक्ट किया गया था और इस एग्जाम में जो पेपर्स आए थे वो अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस आए थे। यस, अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस आए थे। तो आज हम लोग ज्योमेट्री का पेपर सल्यूशन देखने वाले हैं। ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 का ए एंड बी करने वाले हैं एंड क्वेश्चन नंबर 2 का ए एंड बी करने वाले हैं। यहाँ पे देखो मैं कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझाने वाली हूँ। ओके तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अच्छे से देखो ये वीडियो छोटा ही होगा क्योंकि मैं बड़े बड़े वीडियोस बनाती हूँ तो कोई भाव नहीं देता है, तो मैंने भी सोच लिया है कि मैं भी छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगी। ओके चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 ए से। क्वेश्चन नंबर 1 ए जो होता है ना वो एमसीक्यू होता है। बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को शायद नहीं पता होगा। अगर नहीं पता है तो एक बार पेपर पैटर्न जरूर देख लेना क्योंकि आपको आइडिया लगेगा कि मतलब कि कैसा पेपर हमारा आने वाला है। ठीक है तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 ए जो है वो एमसीक्यू होता है, चार एमसीक्यू हो गए। ओके और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 1 ए जो होगा वो पूरा आपको 4 मार्क्स के लिए आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू। फर्स्ट एमसीक्यू देखो क्या दिया है यहाँ पे, ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर और AB दिया है 4 सेंटीमीटर, PQ दिया है 6 सेंटीमीटर, QR दिया है 9 सेंटीमीटर। देन वी हैव टू फाइंड BC। BC जो है उसका लेंथ क्या होगा वो हमको फाइंड करना है। वेरी सिंपल, देखो यहाँ पे दो ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर है तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जब भी दो ट्राइंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, इन प्रपोर्शन होते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे देखो करस्पॉन्डिंग साइड कौन से होंगे, ये जो AB है इसकी करस्पॉन्डिंग साइड होगी PQ। ओके तो इनका जो रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे देखो ये जो BC साइड है, यहाँ पे ये जो BC है इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, QR होगी, दैट इज अपॉन QR। ठीक है तो जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। ये बात अपने दिमाग में फिट कर लो। तो ये रेशियो हमने लिख दिया। ठीक है अभी यहाँ पे सारी वैल्यूज को पुट करो। तो AB देखो, AB क्या है हमारे पास 4 है तो 4 लिख दो। PQ कितना है, PQ है 6 है तो 6 लिख दो। इज इक्वल्स टू BC, देखो BC हमको फाइंड करना है तो BC ऐसे ही रहेगा और जो QR है QR की जगह पे आ जाएगा 9। अब इसको सिंप्लीफाई करो। ठीक है सिंप्लीफाई करते हैं चलो। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो ये दोनों 2 के टेबल में जाएंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि यहाँ पे जो रेशियो है वो है 2/3 इज इक्वल टू BC अपॉन 9। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ये जो BC है ना, ये BC को यहाँ पर ही रहने दो, ये जो 9 यहाँ पे डिवाइड है वहां पे शिफ्ट हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। दैट इज वी कैन से 2/3 इंटू 9 इज इक्वल टू BC। समझ में आया ना, ये 9 को वहां पे शिफ्ट कर दिया बस। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी कि 2 3 जा क्या होता है, 2 3 जा होता है 6, 6 इज इक्वल टू BC। यानी कि हम बोल सकते हैं कि BC जो है वो हमको मिला है 6 सेंटीमीटर। ठीक है तो यहाँ पे देखो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन B इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो सेकेंड वन करते हैं। यहाँ पे देखो सेकेंड वन जो है वो सर्कल का क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे इंस्क्राइब्ड वगैरह मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, एंगल PRQ is inscribed in the arc PRQ of a circle with center O. If angle PRQ is equal to 75 degree, then measure of the arc PRQ is equal to question mark। यहाँ पे देखो ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और अगर मैं बोलना चाहूँ तो दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मे बी ये बहुत लोगों को शायद नहीं आएगा तो मैं अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पे क्या बोला है, एंगल PRQ जो है वो क्या है, इंस्क्राइब्ड एंगल है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज इंस्क्राइब्ड एंगल। अगर आपको नहीं पता है, अगर आपका सर्कल लेसन बहुत हार्ड जा रहा है तो मैंने उसके लिए 1 शॉट वीडियो बनाया है। वो 1 शॉट वीडियो जो है वो 3 पार्ट में कंप्लीट हुआ है। प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। बहुत बच्चों का अच्छा रिस्पॉन्स आया है और बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि अभी तो सर्कल लेसन मतलब चिंदी लेसन हो गया है। ओके तो आपको थोड़ा सा सर्कल लेसन आना चाहिए, इतना भी उसको पूरा ऑप्शन में मत छोड़ो, अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पे देखो वरना आपका 1 मार्क्स चला जाएगा अगर आप लोग ऐसे सर्कल लेसन को मतलब देखो सर्कल लेसन को ऐसे ऑप्शन में मत छोड़ो। तो चलो हम लोग फटाफट करते हैं। क्या दिया है, एंगल PRQ इज इंस्क्राइब्ड एंगल। तो इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है, ऐसा एंगल जिसका वर्टेक्स कहाँ पे होता है, सर्कल के सरकमफ्रेंस के ऊपर होता है, सर्कल के सरकमफ्रेंस के ऊपर होता है। तो यहाँ पे देखो मैं भी एक एंगल बनाऊंगी, एंगल PRQ, और ये हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल होगा। ठीक है
तो यहाँ पे देखो ये है हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल। तो यहाँ पे मैं इस पॉइंट को नाम ले लेती हूँ P, इस पॉइंट को R और इस पॉइंट को Q। तो यहाँ पे देखो ये है हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल। अगर आप लोग नोटिस करोगे तो यहाँ पे देखो इस एंगल का जो वर्टेक्स है, दिस इज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, और इस एंगल का जो वर्टेक्स है वो कहाँ पे है, सर्कल के सरकमफ्रेंस के ऊपर है, राइट। तो यहाँ पे देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंस्क्राइब्ड एंगल, दिस एंगल इज इंस्क्राइब्ड एंगल। और ये कहाँ पे इंस्क्राइब्ड है, इन द आर्क PRQ। इसका मतलब क्या है कि इस इंस्क्राइब्ड एंगल को हमने कौन से आर्क में बनाया है, तो बहुत ही सिंपल है, इस इंस्क्राइब्ड एंगल को हम लोग ने आर्क PRQ में बनाया है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये एक आर्क है, आर्क PRQ। तो यहाँ पे देखो ये जो इंस्क्राइब्ड एंगल है वो कहाँ पे इंस्क्राइब्ड है, इन द आर्क PRQ। यहाँ पे देखो ये पिंक कलर में जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, आर्क PRQ है, ठीक है, ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O। ठीक है, इस सर्कल का जो सेंटर है वो O है, वो छोड़ दो। अभी हमको क्या बोला है, इफ एंगल PRQ जो है दैट इज इक्वल टू 75 डिग्री, देन वी हैव टू फाइंड मेजर ऑफ द आर्क PRQ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, और वो कंफ्यूजन क्या क्रिएट होगा, यहाँ पे एक है एंगल PRQ और एक है हमारा आर्क PRQ। तो ये दोनों अलग अलग है, ठीक है, ये एंगल है और ये आर्क है। तो यहाँ पे देखो ये ऑरेंज कलर में जो दिख रहा है वो एंगल है, और यहाँ पे देखो ये जो हमारा पिंक कलर में आपको जो दिख रहा है वो आर्क है। तो हमको क्या करना है, ये जो आर्क PRQ है ना, यानी कि ये जो पिंक कलर में मैंने आर्क बनाया है ना, हमको वो फाइंड करना है, यानी कि उसका मेजर क्या होगा वो फाइंड करना है। समझ में आया, ठीक है। तो अब दिया क्या है, यहाँ पे एंगल दिया है, एंगल दिया है दैट इज एंगल PRQ जो है ये दिया है 75 डिग्री। तो हमको ये एंगल दिया है, इसके मदद से हम लोग ये जो आर्क PRQ है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, वेरी सिंपल। यहाँ पे देखो हमको यहाँ पे इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम यूज करना पड़ेगा। व्हाट इज इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, कि जो हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल होता है ना, यहाँ पे देखो एंगल PRQ जो है ये हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल है, एंड दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क, है ना। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल है इसका इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा होगा, इसका इंटरसेप्टेड आर्क होगा ये वाला, यानी कि एंगल के अंदर साइड वाला जो आर्क होता है ना उसको बोलते हैं इंटरसेप्टेड आर्क। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल है इसका इंटरसेप्टेड आर्क होगा ये वाला, दैट इज आर्क PQ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखने वाले हैं, दैट इज बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम एंगल PQR, दैट इज जो इंस्क्राइब्ड एंगल होगा, सॉरी एंगल PQR नहीं, एंगल PRQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क, एंड इंटरसेप्टेड आर्क है हमारा ये वाला, ठीक है, दैट इज आर्क PQ। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा पता है, ये जो आर्क PQ है ना इसका मेजर मिल जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, देखो मैं यहाँ पे सिंपल भाषा में बताती हूँ। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या बोलता है कि जो हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल होता है वो किसके हाफ के इक्वल होता है, इसके इंटरसेप्टेड आर्क के हाफ के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल है वो है 75 डिग्री, तो इसके नीचे हम लोग 75 डिग्री लिख देंगे, इक्वल टू हाफ इंटू मेजर ऑफ द आर्क PQ। तो यहाँ पे देखो ये जो 2 यहाँ पे डिवाइड में है वहां पे शिफ्ट होगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, दैट इज 75 इंटू 2 इज इक्वल टू मेजर ऑफ द आर्क PQ। तो यहाँ पे देखो 75 इंटू 2 करोगे तो आपको मिलेगा 150, दैट इज 150 डिग्री इज इक्वल टू मेजर ऑफ द आर्क PQ। यानी कि ये जो आर्क PQ है, ये जो येलो कलर का आर्क है इसका मेजर मिल गया हमको 50 डिग्री, लेकिन सॉरी 150 डिग्री, लेकिन हमको तो इसका मेजर चाहिए ही नहीं था, हमको तो ये पिंक कलर के आर्क का मेजर चाहिए। वो कैसे मिलेगा, तो शायद आपको पता होगा कि एक कंप्लीट सर्कल जो होता है ना, एक पूरा सर्कल जो होता है उसका मेजर क्या होता है, 360 डिग्री होता है। ओके, उसका मेजर क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा कंप्लीट सर्कल का जो मेजर है उसमें से हम लोग क्या करेंगे, ये जो येलो कलर का आर्क है इसका मेजर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यानी कि हम क्या करेंगे, 360 डिग्री में से हम लोग माइनस कर देंगे 150 डिग्री। तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, ये पिंक कलर का जो आर्क है उसका मेजर हो जाएगा, ठीक है। दैट इज यहाँ पे देखो माइनस कर लो अच्छे से, 0, 6 - 5 होगा 1 और 3 - 1 होगा 2, यानी कि 210 डिग्री, यानी कि हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज
प्लीज इसको एक बार जरूर देखना, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है और शायद बहुत बच्चों को समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम यूज किया है। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या बोलता है कि जो हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल होता है, यहाँ पे देखो ये इंस्क्राइब्ड एंगल है, ये जो इंस्क्राइब्ड एंगल होगा दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क, यानी कि ये जो होगा वो इसका हाफ होगा। तो अगर ये हमारे पास 75 डिग्री है तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा 150 डिग्री, जो यहाँ से हम लोग ने निकाल दिया था। अगर ये 150 डिग्री है एंड वी नो दैट कि एक कंप्लीट सर्कल जो है वो पूरा 360 डिग्री होता है, तो उसमें से हम लोग ये 150 को माइनस कर देंगे तो हमको ये पिंक कलर का आर्क, यानी कि ये जो हमारा आर्क PRQ है, इसका मेजर मिल जाएगा एंड दैट इज 210 डिग्री। ठीक है, चलो ज्यादा बकवास नहीं करते हैं, फटाफट करते हैं। थर्ड वन क्या दिया है देखो, सेगमेंट AB is parallel to y-axis and coordinate of point A are 1,3, then coordinate of point B are dash। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे एक सेगमेंट AB है जो क्या है, पैरेलल है किसको, y एक्सिस को। और यहाँ पे देखो ये जो सेगमेंट AB है ना, उसका A पॉइंट जो है, उसका जो A पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट हमको दिया है दैट इज 1,3, और हमको क्या करना है, ये जो पॉइंट B है, ये जो पॉइंट B है उसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ, वो कॉन्सेप्ट प्लीज आप फटाक से अपने नोटबुक में लिख दो। और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई भी सेगमेंट क्या होती है, पैरेलल होती है y एक्सिस को, तो उस सेगमेंट के जो पॉइंट्स होते हैं उसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है, सेम होता है। उसका क्या होता है, x कोऑर्डिनेट सेम होता है। फटाफट ये कॉन्सेप्ट लिख दो, फटाफट ये कॉन्सेप्ट लिख दो। अगर नहीं समझा तो फिर से बताती हूँ। देखो, अगर कोई भी सेगमेंट ले लो, वो क्या है, पैरेलल है किसको, y एक्सिस को। इसका मतलब उस सेगमेंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेम होगा। उसका x कोऑर्डिनेट सेम होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये जो सेगमेंट AB जो है ये क्या है, पैरेलल है किसको, ये है पैरेलल y एक्सिस को। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो सेगमेंट है इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उसका x कोऑर्डिनेट सेम होगा। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास पॉइंट A है इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 1,3। ओके, इसका x कोऑर्डिनेट है 1 और y कोऑर्डिनेट है 3। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा B पॉइंट है, देखो B पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। और मैंने क्या बोला कि जो भी सेगमेंट y एक्सिस को पैरेलल होगी तो उस सेगमेंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे या उस सेगमेंट के जो भी पॉइंट्स होंगे उसका x कोऑर्डिनेट सेम होगा, ये दिमाग में रख लेना। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा पॉइंट A है इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, 1 है। तो ऑब्वियसली ये जो हमारा पॉइंट B है ना, इसका भी x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1 होगा ही होगा, चाहे कुछ भी हो। ओके, तो यहाँ पे देखो हमारे ऑप्शन में देखो कौन से ऑप्शन में x कोऑर्डिनेट क्या है, 1 है, वो है ऑप्शन D वाला ऑप्शन, है ना। यहाँ पे देखो सिर्फ ऑप्शन D में आपको दिख रहा होगा कि x कोऑर्डिनेट क्या है, 1 है। इसका मतलब यही हमारा राइट ऑप्शन होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा पॉइंट B है उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 1,-3। क्या होगा, 1,-3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया, फिर से रिपीट करो मेरे पीछे कि अगर कोई सेगमेंट है, ध्यान से सुनो, अगर कोई सेगमेंट है वो क्या है, पैरेलल है किसको, y एक्सिस को। तो इसका मतलब उस सेगमेंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उनका क्या सेम होगा, वेरी गुड, उनका x कोऑर्डिनेट जो है वो सेम होगा, उनका x कोऑर्डिनेट जो है वो सेम होगा। वैसे ही मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको बताना चाहती हूँ। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या है कि सपोज करो कि अगर कोई सेगमेंट है और वो क्या है, पैरेलल है किसको, x एक्सिस को। किसको पैरेलल है, x एक्सिस को। तो इसका मतलब उस सेगमेंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उसका क्या सेम होगा, तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेम होगा, उसका y कोऑर्डिनेट सेम होगा। तो ये कहीं पे लिख दो, बहुत ही काम की चीज है। अभी इसको मैं थोड़ा सा लाइव एग्जांपल से बताती हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि ये देखो सेगमेंट AB जो है वो पैरेलल है किसको, y एक्सिस को, और हमको पॉइंट A जो है उसके कोऑर्डिनेट दिए हैं दैट इज 1,3। तो हम क्या करते हैं, इसको XY प्लेन में प्लॉट करके देखते हैं। जैसे कि पॉइंट A के कोऑर्डिनेट क्या है, 1,3 ना,
तो x कोऑर्डिनेट है 1, तो यहाँ पे है 1 और y कोऑर्डिनेट है 3, मतलब कि यहाँ पे ये होगा हमारा पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट है 1,3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारी जो सेगमेंट है वो किसको पैरेलल है, y एक्सिस को पैरेलल है। तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, एक लाइन ड्रॉ करने वाली हूँ विच विल बी पैरेलल टू व्हाट, विच विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। यस, वेरी गुड। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं अभी एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, ये लाइन को मेरे को थोड़ा सा बरोबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ये है हमारी सेगमेंट। ठीक है, यहाँ पे देखो यही हमारी सेगमेंट ए बी होगी एंड विच विल बी पैरेलल टू व्हाट, y एक्सिस। तो हमको क्या बोला है कि पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे। तो यहाँ पे देखो बहुत ही सिंपल है, ये पॉइंट बी जो है वो इसी लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं तो लाई करेगा। और मैंने क्या बोला है कि जो भी सेगमेंट y एक्सिस को पैरेलल होती है ना, तो उस सेगमेंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उसका x कोऑर्डिनेट सेम होगा। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारी लाइन है इसके ऊपर अगर आप लोग कोई भी पॉइंट ले लो और उस पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट देखोगे तो उसका x कोऑर्डिनेट सेम होगा। देख लो आप लोग, जैसे कि मैं आपको बोलूं कि ये जो हमारा पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करो, कोऑर्डिनेट फाइंड करना तो आता ही होगा। इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है, x एक्सिस के ऊपर क्या है, 1 है, इसलिए इसका x कोऑर्डिनेट 1 होगा। और यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट है इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, -3 होगा। तो यहाँ पे देख लो इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, 1 है। y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखो जब भी जो भी लाइन जो है वो क्या होगी, y एक्सिस को पैरेलल होगी ना, तो उस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उसका x कोऑर्डिनेट सेम होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हमने पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट फाइंड किए हैं। क्लियर है? ओके, चलो लास्ट एमसीक्यू करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये 4th एमसीक्यू है। 4th एमसीक्यू क्या है, हमको बताना है कि इसमें से कौन सा ट्रिपलेट जो है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एक चीज बता देती हूँ कि आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट, कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है ना वो पता होने चाहिए ताकि आपका एग्जाम में टाइम पास ना हो। जैसे कि मुझे पता है कि यहाँ पे देखो ये जो ऑप्शन डी है ना, इसमें जो ट्रिपलेट है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, वैसे ही जो हमारा ऑप्शन बी है ना ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, यानी कि बी और डी तो हमारे आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकते। व्हाट अबाउट ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी, ये दोनों में से ही कोई ना कोई तो हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। तो चलो हम लोग देख लेते हैं क्या होगा हमारा आंसर। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होते हैं आपको पता ही होगा कि अगर देखो लार्जेस्ट नंबर का जो स्क्वायर होता है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैं अभी कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। यहाँ पे देखो जैसे कि हम लोग ऑप्शन ए को देखते हैं, वेरीफाई करते हैं कि ये ऑप्शन ए में जो ट्रिपलेट है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं, क्योंकि देखो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो बिल्कुल भी हमारा राइट ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये दोनों ही हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ठीक है, अब ऑप्शन ए को चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो ट्रिपलेट मतलब क्या, पेयर्स ऑफ 3 नंबर्स। तो यहाँ पे देखो ये तीनों नंबर्स में से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 15। तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो ऑल यू नो इज ये आता है 225, बरोबर। तो यहाँ पे देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है कि लार्जेस्ट नंबर का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर। तो इसका मतलब वो ट्रिपलेट क्या हो गया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया। तो हमने लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर निकाल दिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, बाकी के 2 नंबर्स जो है उनका स्क्वायर निकाल के उनको ऐड करेंगे, दैट इज 12 का स्क्वायर प्लस क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे। तो देखते हैं क्या मिलता है। 12 का स्क्वायर होता है 144 एंड 9 का स्क्वायर होता है 81। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यस हमको मिलेगा 225 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या मिला, ये देखो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 का यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे तो राइट हैंड साइड सेम है, तो मतलब इनका लेफ्ट हैंड साइड भी सेम हो जाएगा। मतलब क्या सेम हो जाएगा कि लार्जेस्ट नंबर का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर्स। मतलब ये भी हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ऑप्शन ए भी हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। इसका मतलब ऑप्शन सी विल बी अवर करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी जो है ये हमारा राइट ऑप्शन है, क्योंकि ऑप्शन सी में जो ट्रिपलेट दिया है ना वो हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। तो ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1B। तो चलो अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1B। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1B जो है ना इसमें भी आपको 4 क्वेश्चंस आएंगे और ये जो पूरा क्वेश्चन नंबर 1B जो है वो आपको 4 मार्क्स के लिए आएगा, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे इसके सोल्यूशन होते हैं और फटाफट अभी हम लोग करने वाले हैं। तो फर्स्ट वन जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि फर्स्ट वन क्या दिया है हमको, यहाँ पे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ऊपर डायग्राम है। ठीक है, क्या दिया है, इन द अबाव फिगर
व्हाट वी हैव, सेगमेंट AB जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट BC एंड सेगमेंट DC जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट BC। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, ये सेगमेंट AB जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसको, BC को, और यहाँ पे देखो ये जो सेगमेंट DC है वो भी किसको परपेंडिकुलर है, BC को परपेंडिकुलर है। ठीक है, और हमको क्या बोला है कि AB हमारे पास 3 है, DC हमारे पास 4 है, तो हमको क्या करना है, दो ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो निकालना है। तो एक चीज हमेशा याद रखना, अगर दो ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो निकालने बोल रहे हैं, इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 1 से आया है, दैट इज सिमिलैरिटी से आया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो AB हमारे पास कितना है, AB हमारे पास 3 है, और जो हमारा DC है, ये DC हमको 4 दिया है, और हमको कौन से दो ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो निकालना है, तो ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DCB, ये दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले ये दोनों ट्राइंगल्स को अच्छे से ऑब्जर्व करो। ट्राइंगल ABC कहाँ पे है, ये वाला ऊपर वाला ट्राइंगल, देखो ऊपर वाला जो ट्राइंगल है वो है हमारा ट्राइंगल ABC, और अगर आप लोग नीचे देखोगे तो नीचे है हमारा ट्राइंगल DCB। तो यहाँ पे आपने नोटिस किया, यस आपने नोटिस कर लिया, ये दोनों ट्राइंगल का जो बेस है ना, यहाँ पे देखो इन दोनों ट्राइंगल का जो बेस है ना वो क्या है, सेम है। अगर इनका बेस सेम है, इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल के एरियाज का जो रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स, है ना, ये कॉन्सेप्ट किया है। तो ट्राइंगल ABC की हाइट क्या है, AB है, तो यहाँ पे AB आएगा, अपॉन जो ट्राइंगल DCB है उसकी हाइट क्या है, ये परपेंडिकुलर सेगमेंट जो होती है ना वो हाइट होती है। ठीक है, तो इसकी हाइट है DC, तो यहाँ पे आएगा DC। अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर लो, AB है हमारे पास 3 अपॉन DC जो है वो है हमारे पास 4, तो यानी कि 3/4, यानी कि ये जो दोनों ट्राइंगल है उनका एरिया का जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, समझ में आया, वेरी इजी। चलो अभी हम लोग सेकेंड वन करते हैं। सेकेंड वन बहुत सिंपल है, क्या बोला है, फाइंड द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 12√2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी मैं आपको एक फॉर्मूला देने वाली हूँ, प्लीज वो फॉर्मूला आप लोग कहीं ना कहीं तो नोट कर लो क्योंकि बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे देखो जो हमारा स्क्वायर होता है ना उसका साइड और उसका जो डायगोनल होता है उनका एक कनेक्शन होता है, उनके रिलेटेड हमारे पास एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है, वी नो दैट, हमको क्या पता है कि जो डायगोनल होता है ना स्क्वायर का, दैट इज डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रही हूँ, प्लीज नोट डाउन कर लेना। डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज गिवन बाय दैट इज इक्वल टू व्हाट, साइड ऑफ अ स्क्वायर इंटू √2, ओके, इंटू √2, या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक मिनट मैं थोड़ा सा इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ क्योंकि बहुत बच्चों को फिर थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। तो डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू √2 इंटू साइड ऑफ अ स्क्वायर, तो ये है हमारा फॉर्मूला। देखो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आप लोग कहीं ना कहीं चिपका दो। क्या फॉर्मूला है कि जो स्क्वायर का डायगोनल होता है दैट इज इक्वल टू √2 इंटू साइड ऑफ अ स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला की मदद से अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमारा स्क्वायर है उसका साइड फाइंड करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास डायगोनल गिवन है। यहाँ पे देखो डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज गिवन 12√2, तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर है इसके जगह पे हम लोग इसके नीचे लिखेंगे 12√2 क्योंकि डायगोनल गिवन है। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे क्या है √2 इंटू साइड ऑफ अ स्क्वायर, हमको क्या करना है, साइड ऑफ अ स्क्वायर फाइंड करना है, यानी कि स्क्वायर का साइड फाइंड करना है। तो ये ऐसे ही रहेगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, बस आपको ये √2 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में दिख रहा है इसको अगर हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, साइड ऑफ अ स्क्वायर। तो अभी क्या करोगे आप लोग, वेरी गुड, √2 को कैंसिल आउट कर लो, यानी कि हमारा आंसर आ गया 12 इज इक्वल टू साइड ऑफ अ स्क्वायर, यानी कि जो हमारा स्क्वायर है उसका जो साइड है दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ओके, सेंटीमीटर जरूर लिखना क्योंकि यहाँ पे डायगोनल सेंटीमीटर में दिया है, तो ऑब्वियसली हमारा जो साइड है वो भी सेंटीमीटर में होगा। ओके, बहुत बच्चे इसको क्या करेंगे पता है, पाइथागोरस थ्योरम से करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा, इसलिए मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला दिया है। तो इस फॉर्मूला को थोड़ा सा आप लोग रट लो। तो ये फॉर्मूला कब काम आएगा पता है आपके, कि सपोज करो कि हमको क्या दिया है, स्क्वायर का साइड दिया है और डायगोनल फाइंड करने के लिए बोला तो भी ये काम आएगा। ठीक है, या फिर हम लोग को स्क्वायर का डायगोनल दिया है
और हमको साइड फाइंड करने के लिए बोला तो भी ये काम आएगा। तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए डायगोनल और साइड के बीच का, ठीक है। चलो सेकेंड वन हो गया। थर्ड वन इज वेरी इजी, ट्रिगो का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो आपको वो जो टेबल है वो टेबल आपको याद होना चाहिए। हाँ, ट्रिगो का टेबल याद है ना, वेरी गुड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको क्या दिया है कि जो tan थीटा है दैट इज इक्वल टू √3, ओके। और हमको क्या करना है, ये जो थीटा है, यहाँ पे देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। व्हाट इज थीटा, थीटा क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, शायद आपको पता होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वी नो दैट, हमको क्या पता है, आपको शायद पता होगा कि tan जो है वो कौन से एंगल की वैल्यू पे √3 होता है। चलो बताओ। यस, वेरी गुड। tan 60 डिग्री जो है ना दैट इज इक्वल टू √3। तो आपको ये टेबल पता होना चाहिए। अगर टेबल पता है तो ये क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हो। तो वी नो दैट कि tan 60 डिग्री जो है वो √3 होता है। तो अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमको क्या मिलेगा, देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 का जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, सेम है, यानी कि √3 है। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि इनका लेफ्ट हैंड साइड भी सेम हो जाएगा। दैट इज वी कैन से कि यहाँ पे देखो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसका लेफ्ट हैंड साइड है tan थीटा, और इक्वेशन नंबर 2 जो है इसका लेफ्ट हैंड साइड है tan 60 डिग्री, ओके। तो यहाँ से अगर हम ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमको क्या मिलता है कि ये जो थीटा है दैट इज इक्वल टू व्हाट, 60 डिग्री, यानी कि थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 60 डिग्री। थीटा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, कंपेयरिंग कर रहे हैं, बोथ साइड को कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो tan के आगे क्या है, थीटा, और थीटा एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है। मैंने पहले भी बताया है थीटा इज अ ग्रीक लेटर जो एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे tan के आगे थीटा है और यहाँ पे राइट हैंड साइड में tan के आगे 60 डिग्री है। तो कंपेयर करेंगे तो हमको थीटा क्या मिलेगा, 60 डिग्री के इक्वल मिलेगा। वो तो सामने से पता चल रहा था। देखो मैंने तो आपको पहले ही बोल दिया था कि ये तो आप लोग क्या कर सकते हो, ऐसे 2 मिनट में इसका आंसर दे सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि tan कौन से एंगल की वैल्यू पे √3 देता है। tan जो है वो कौन से एंगल की वैल्यू पे उसका आंसर क्या होता है, √3 होता है। तो दैट इज 60 डिग्री, यानी कि tan 60 डिग्री होता है √3, इसलिए थीटा हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। ठीक है, क्लियर है। चलो अच्छी बात है। फोर्थ वन करते हैं। फोर्थ वन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है। लास्ट क्वेश्चन होगा ये हमारा, क्वेश्चन नंबर 1B का। क्या दिया है, रेडियस ऑफ द सर्कल विद सेंटर C इज 6 सेंटीमीटर, ओके। तो यहाँ पे देखो फिगर बना हुआ नहीं है, हमको फिगर बनाना पड़ेगा। तो अगर सर्कल की बात आई है तो सर्कल बना देंगे, और ये पता चल गया होगा कि सर्कल लेसन का ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या बोला है, रेडियस ऑफ अ सर्कल विद सेंटर C इज 6 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे जो हमारा सर्कल है ना उसका सेंटर हमको C लेना पड़ेगा। ठीक है, हमने सेंटर C ले लिया। उसके बाद क्या बोला है, लाइन AB इज अ टेंजेंट एट पॉइंट A, यानी कि एक लाइन AB है और वो लाइन AB क्या है, टेंजेंट है एट पॉइंट A, यानी कि पॉइंट A जो है वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। पॉइंट A जो है वो क्या होना चाहिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन AB बनाएंगे, दैट इज हम लोग टेंजेंट बनाने वाले हैं। सिंपल है। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे एक टेंजेंट बना रही हूँ। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मैंने किस तरीके से ये टेंजेंट बनाया है। तो एक काम करती हूँ, इस फिगर को थोड़ा सा मैं बीच में ले लेती हूँ, तो वही हमारे लिए बेटर होगा, है ना। आपको अच्छा लग रहा होगा, अरे अरे ऐसे ऐसे मूव ऑन होता है, ऐसे ऐसे होता है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला है, लाइन AB जो है वो क्या है, टेंजेंट है एट पॉइंट A। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को गहराई से समझने की कोशिश करो। पॉइंट A जो है ना, मतलब वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यानी कि जो टेंजेंट है और जो सर्कल है वो एक दूसरे को किस पॉइंट पे टच करेंगे, A पॉइंट पे टच करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये पॉइंट हमारा A होगा, और यहाँ पे कहीं मैं पॉइंट B ले लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये है हमारी लाइन AB, जैसे कि आप देख सकते हो ये ग्रीन कलर में जो है वो है हमारी लाइन AB, एंड दैट इज अ टेंजेंट एट पॉइंट A। एट पॉइंट A वो क्या है, हमारी टेंजेंट है। इसका मतलब पॉइंट A जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, सर्कल और उस टेंजेंट के बीच का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल CAB, यानी कि जो एंगल CAB है इसका क्या मेजर होगा। तो यहाँ पे देखो एंगल CAB मतलब एंगल CAB, यानी कि मुझे यहाँ पे एक एंगल बनाना पड़ेगा। तो मैं अभी क्या करने वाली हूँ, C और A को ज्वाइन करने वाली हूँ। C और A को क्यों ज्वाइन करूंगी, तभी तो पता चलेगा ना कि ये एंगल दिखता कैसे है। तो यहाँ पे देखो अभी आपको थोड़ा सा नजर आ रहा होगा एंगल CAB, एंगल CAB। तो यहाँ पे हमको इस एंगल को फाइंड करना है, दिस एंगल इज क्वेश्चन मार्क। तो ये एंगल क्या होगा, और यहाँ पे देखो हम लोग को रेडियस ऑफ द सर्कल दिया था 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये देखो ये जो CA है, अगर तुम लोग नोटिस करोगे तो ये जो CA है ना वही हमारा क्या है, रेडियस है,
एंड दैट इज 6 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे रेडियस के लेंथ की कोई जरूरत भी नहीं थी। यहाँ पे अगर रेडियस का लेंथ नहीं दिया होता तो भी चलता। अरे बहुत सिंपल है, यहाँ पे हमको एंगल CAB फाइंड करना है ना। एंगल CAB जो है ना वो हो जाएगा 90 डिग्री। सिंपल है। 90 डिग्री क्यों होगा? अरे भाई टेंजेंट थ्योरम पता है कि नहीं? टेंजेंट थ्योरम, टेंजेंट थ्योरम क्या बोलता है? टेंजेंट थ्योरम बोलता है कि जो हमारी टेंजेंट होती है और जो हमारा रेडियस होता है वो क्या होते हैं? एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जरा सा ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो ये हमारी टेंजेंट है ना, ये हमारा रेडियस है। तो यहाँ पे टेंजेंट थ्योरम क्या बोलता है कि ये जो हमारी टेंजेंट है और ये जो हमारा रेडियस है वो क्या होंगे? एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे। वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे। और किस पॉइंट पे परपेंडिकुलर होंगे? जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। तो मैंने पहले ही बताया था ये हमारा क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो यानी कि इस पॉइंट पे टेंजेंट रेडियस एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो गए। मतलब हम बोल सकते हैं एंगल CAB इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय टेंजेंट थ्योरम। रीजन जरूर लिख देना बाय टेंजेंट थ्योरम एंगल CAB इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे देखो ये रेडियस है, ठीक है, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है। यहाँ पे अगर ये रेडियस का लेंथ नहीं दिया रहता तो भी चलता, उसकी कोई जरूरत है नहीं हमको। यहाँ पे ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1D हो गया। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2A, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2A जो है ना, क्वेश्चन नंबर 2A जो है ये एक्टिविटी होती है। आपको 3 एक्टिविटी दिए रहेगी लेकिन आपको सिर्फ 2 एक्टिविटी करनी रहेगी और एक एक्टिविटी 2 मार्क्स के लिए होगी। इसका मतलब 2 एक्टिविटी 4 मार्क्स के लिए। तो टोटल ये जो क्वेश्चन नंबर है 2A वो 4 मार्क्स के लिए आपको आता है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वन करेंगे, फर्स्ट वन करते हैं। चलो एक्टिविटी होती है तो टेंशन नहीं होने का, सॉरी एक्टिविटी होती है तो टेंशन नहीं होने का, ये क्या बोल रही हूँ। एक्टिविटी जब आती है ना तो टेंशन नहीं लेने का। क्यों? क्योंकि आधा क्वेश्चन तो दिया ही रहता है, बस थोड़ा थोड़ा हम लोग को फिल इन द ब्लैंक्स जैसा करना है। तो चलो हम लोग क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं जूम कर रही हूँ। हाँ, यहाँ पे क्या बोला है? इन ट्राइंगल ABC लाइन PQ इज पैरेलल टू BC। अरे मुझे तो समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन क्या होने वाला है, BPT होने वाला है। क्योंकि एक ट्राइंगल है उसमें एक लाइन है और वो जो लाइन है वो ट्राइंगल की एक साइड को पैरेलल है। इसका मतलब यहाँ पे तो BPT कंफर्म है कि BPT यूज होगा, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे हो दीदी आप तो इतना मतलब स्कॉलर हो, आपको तो सब आता है, हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे BPT लगने वाला है? अरे प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट, ओके। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है कि ये जो ट्राइंगल ABC है इसमें ये जो PQ है ना दैट इज पैरेलल टू BC, ठीक है। और क्या दिया है हमको? AP दिया है 10, PB दिया है 12, AQ दिया है 15। देन कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ QC, ठीक है। अच्छी बात है, मैं यहाँ पे फटाफट लिख देती हूँ और आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्या दिया है। AP कितना दिया है? AP 10 दिया है, ठीक है। PB दिया है 12, उसके बाद AQ देखो, AQ है 15, ठीक है। नीचे भी देखते रहो, नीचे भी देखो, मैं नीचे से देख रही हूँ। देन वी हैव टू फाइंड QC, यानी कि ये जो QC है ना इसको फाइंड करने के लिए आप ये एक्टिविटी कंप्लीट करो। तो मैंने पहले ही बताया यहाँ पे BPT यूज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है, तो क्या बोलेंगे? इन ट्राइंगल ABC PQ जो है वो क्या है? पैरेलल है BC को, ये गिवन है। दैट इज देखो ये PQ जो है वो पैरेलल है BC को, ये गिवन है। तो देयरफॉर BPT क्या बोलता है आपको पता होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे BPT का थ्योरम यूज हुआ है। BPT क्या बोलता है? मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या बोलता है कि अगर एक ट्राइंगल है और उसमें एक लाइन है, यहाँ पे देखो ये एक लाइन है और ये जो लाइन है वो पैरेलल है ट्राइंगल की कोई भी एक साइड को। इसका मतलब ये जो लाइन है वो बाकी की जो 2 रिमेनिंग साइड है उसको सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर देगा। मतलब बाय BPT हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा AP अपॉन PB इज इक्वल टू व्हाट? AQ अपॉन QC, ओके। AQ अपॉन QC, तो ये मिलता है बाय BPT। और यहाँ पे देखो यही लिखा है, बस यहाँ पे हमको रीजन लिखना है और यहाँ पे रीजन लिखेंगे बाय BPT। तो हमको ये ब्लैंक बॉक्सेस को सिर्फ फिल करना है, ठीक है। तो देयरफॉर हम लोग यहाँ पे सारे वैल्यूज को पुट करेंगे। यहाँ पे देखो जो वैल्यूज दिए थे वो पुट कर लो। AP 10 है तो AP के जगह पे 10 लिखा। PB कितना है? देखो PB 12 है तो नीचे 12 लिखा। AQ कितना है? AQ 15 है तो मतलब हमको यहाँ पे 15 लिखना पड़ेगा। और QC फाइंड करना है तो QC के जगह पे QC ही है। बस अभी इसको सिंप्लीफाई करो। तो यहाँ पे देखो इसको कैसे सिंप्लीफाई किया है मैं आपको समझाती हूँ। देखो यहाँ पे क्या किया है इन लोग ने, मैं आपको मेरे भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 10 अपॉन क्या है? 12 है, ठीक है। उसके बाद
इक्वल टू, यहाँ पे क्या था हमारा, यहाँ पे 15 था ना, बरोबर, यस, AQ 15 था, तो ये 15 अपॉन QC। तो यहाँ पे इन लोग ने क्या किया है, ये देखो, ये जो QC है ना, ये डिवाइड में है तो वहां पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, राइट। इक्वल टू यहाँ पे क्या है, ये 15 है, और तुम लोग सोच रहे होगे कि ये कहाँ पे गए, तो यहाँ पे देखो, ये जो 10 अपॉन 12 है ना, जब वो इक्वल टू के इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे ना, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे। रेसिप्रोकल हो जाएंगे मतलब जो नीचे वाला है वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर वाला है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा हुआ है, तो यहाँ पे देखो QC इज इक्वल टू 15 इंटू 12, तो यहाँ पे आएगा 15 इंटू 12, और अपॉन में क्या है अपना, अपॉन में है 10, तो यहाँ पे देखो नीचे 10 है। बस अभी इसको सिंप्लीफाई करो, तो सिंप्लीफाई करना बहुत सिंपल है। यहाँ पे अभी हम लोग टेबल यूज करेंगे, तो यहाँ पे देखो 2 5 जा 10, ओके, और यहाँ पे 2 6 जा 12, उसके बाद 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, एंड 3 इंटू 6 करना है बस। 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 3 6 जा हो जाएगा 18, तो यानी कि हमारा आंसर होगा 18, यानी कि QC जो है वो है 18, ठीक है। सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि बाकी जो सारे साइड्स है उसका लेंथ जो है वो सिर्फ सिंपल दिया है, दैट इज यूनिटलेस है, दैट इज 10 12 15 है, तो इसका मतलब QC भी सिर्फ 18 ही होगा हमारा, ठीक है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार समझाती हूँ, रुको, क्योंकि ये अगर आपको सॉल्व करना नहीं आया ना तो गड़बड़ हो जाएगी ना। एक मिनट फिर से बताती हूँ, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो QC यहाँ पे डिवाइड में है वहां पे शिफ्ट होगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि उधर चला जाएगा तो ऊपर हो जाएगा। इक्वल टू ये 15 तो यहाँ पर ये तो ऐसे ही रहने दो। अब यहाँ पे देखो ये जो 10 अपॉन 12 है ना, इसको यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो 10 अपॉन 12 जब इक्वल टू के इस तरफ शिफ्ट होगा ना, तो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल मतलब जो नीचे वाला, देखो नीचे वाला डिवाइड में है तो ऊपर जाएगा, मतलब उस तरफ जाएगा तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। और ये जो ऊपर है, ये जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, दैट इज अपॉन 10, ऐसा होता है, ठीक है। और अभी इसको सिंप्लीफाई करो तो आपको QC मिल जाएगा। तो आई होप डन। चलो अभी सेकेंड वन करते हैं। सेकेंड वन भी इंटरेस्टिंग है, सर्कल लेसन का क्वेश्चन आ गया है, बहुत बच्चे घबरा जाएंगे। तो अब देखते हैं क्या दिया है यहाँ पे। इन अ सर्कल, फटाफट देखते हैं। इन अ सर्कल विद सेंटर O, यहाँ पे क्या बोला है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड AB is equal to radius of the circle। Oh, interesting, very इंटरेस्टिंग। यहाँ पे क्या बोला है कि इस सर्कल में, इस सर्कल की खासियत क्या है पता है आपको, कि इस सर्कल का जो रेडियस है, इस सर्कल का जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू कॉर्ड AB, ओके, कॉर्ड AB। यहाँ पे देखो दिया है कि लेंथ ऑफ द कॉर्ड, यानी कि यहाँ पे देखो ये कॉर्ड AB है, इस कॉर्ड का जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। इस सर्कल के जो रेडियस है उसके इक्वल है, यानी कि कॉर्ड AB और रेडियस ऑफ द सर्कल ये दोनों इक्वल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज गिवन है, ठीक है, इससे हमको बहुत कुछ मिलने वाला है, टेंशन मतलब मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे क्या बोला है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द मेजर ऑफ एंगल AOB एंड एंगल ACB। यानी कि हमको क्या करना है, ये जो एंगल AOB जो है, यहाँ पे देखो ये जो एंगल है वो फाइंड करना है, और कौन सा एंगल, एंगल ACB, ये एंगल फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो आपको एक बता देती हूँ कि ये जो एंगल AOB है ना, मतलब ये वाला जो एंगल है ये हमारा सेंट्रल एंगल है। क्या है, सेंट्रल एंगल है। सेंट्रल एंगल पता होगा आपको, नहीं पता है तो बता देती हूँ। जिस भी एंगल का वर्टेक्स क्या होता है, सर्कल का सेंटर होता है, तो वो हो जाएगा सेंट्रल एंगल। मतलब देखो ये जो एंगल है इसका वर्टेक्स जो है वही क्या है, इस सर्कल का सेंटर है ना, इसलिए ये सेंट्रल एंगल है। और यहाँ पे देखो ये जो एंगल है दैट इज एंगल ACB, ये जो है ना ये हमारा क्या है, इंस्क्राइब्ड एंगल है। इंस्क्राइब्ड एंगल तो मैंने ऊपर भी बताया है, तो ये हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल है। तो ये दोनों एंगल का मेजर फाइंड करना है। वैसे तो इनका कनेक्शन होता है जो मैंने ऑलरेडी मेरे वन शॉट वीडियो में बताया है, ठीक है। चलो देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया है, एक्टिविटी क्या है कि एंगल AOB इज इक्वल टू डैश सिंस ट्राइंगल AOB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब बताओ यहाँ पे इन लोग ने क्या कंक्लूड कर दिया, देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दिमाग लगता है और दिमाग यूज नहीं करते हो आप। यहाँ पे देखो बताती हूँ, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने बोला था ना ये है, क्या है कि यहाँ पे देखो ये जो हमारा कॉर्ड AB जो है ना, ये जो कॉर्ड AB है इसका लेंथ किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे देखो ये जो AO है, ये AO जो है और ये जो BO जो है, ये दोनों रेडियस है। देखो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, दोनों रेडियस है। और ये क्या है, हमारा कॉर्ड है। तो यहाँ पे ये जो कॉर्ड AB है और ये जो रेडियस है ये सब इक्वल है क्योंकि यहाँ पे बोला है। तो मतलब बोल सकते हो कि ये जो साइड है, ये जो साइड है, ये जो साइड है, ये तीनों साइड का जो लेंथ है वो इक्वल होगा।
यानी कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये जो ट्राइंगल ए ओ बी जो बना है ये तीनों साइड से, ये जो ट्राइंगल है वो क्या है, हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो वही यहाँ पे दिया है कि एंगल एओबी क्या होगा, मतलब ये जो एंगल एओबी है, यहाँ पे एंगल की बात कर रहे हैं। हाँ, जब एंगल बोलते हैं तो एंगल के नजरिए से देखो, जब ट्राइंगल बोलते हैं तो ट्राइंगल के नजरिए से देखो। यहाँ पे देखो बहुत ही सिंपल है, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा जल्दी एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट होल्ड ऑन, मैं बताती हूँ। देखो ये हमारा कॉर्ड ए बी है और ये जो एओ है और ये जो बीओ है ये हमारे रेडियस है सर्कल के। तो कॉर्ड ए बी और रेडियस ऑफ द सर्कल ये दोनों जो है वो क्या है, इक्वल इन लेंथ है। मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये जो एओ है, ये जो बीओ है और ये जो ए बी कॉर्ड है, ये तीनों का जो लेंथ है वो इक्वल है। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो ये तीनों के वजह से यहाँ पे ये जो ट्राइंगल फॉर्म हुआ है, ये ट्राइंगल हमारा कोई नॉर्मल ट्राइंगल नहीं है, ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो वही यहाँ पे बोला है कि ये जो ट्राइंगल एओबी है, सॉरी, ये जो हमारा ट्राइंगल एओबी है वो क्या है, हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो एज यू ऑल नो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि एंगल ए ओ बी यानी कि ये वाला जो एंगल होगा दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे आएगा एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर है, फर्स्ट वन समझा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ द आर्क ए बी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो एंगल ए सी बी जो है, यहाँ पे देखो ये जो एंगल है दैट इज इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ द मेजर ऑफ द आर्क ए बी। तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, यहाँ पे यूज हुआ है इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। मैंने देखो ऊपर भी बताया था आपको एमसीक्यू में कि ये जो इंस्क्राइब्ड एंगल होता है दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क। इंटरसेप्टेड आर्क मतलब क्या, जो एंगल के अंदर की साइड में, यहाँ पे देखो ना, ये एंगल को जरा सा फील करो, यहाँ पे देखो ये हमारा एंगल है, इस एंगल के अंदर की साइड में कौन सा वाला आर्क है, ये वाला। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इंटरसेप्टेड आर्क हो जाएगा। एंड बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या बोलता है कि एंगल ए सी बी यानी कि जो हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल होगा दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क, और इसका इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है, ये वाला, दैट इज आर्क ए बी। तो यही लिखा है, बस नीचे यही लिखा है। तो यानी कि यहाँ पे रीजन हमको मेंशन करना पड़ेगा और रीजन होगा हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। क्या होगा, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। क्लियर है, ठीक है। लेकिन देयरफॉर यहाँ पे क्या बोला है, देयरफॉर एंगल एसीबी इज इक्वल टू हाफ इनटू, यहाँ पे देखो मेजर ऑफ द आर्क एबी जो है ये क्या होने वाला है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बॉक्स दिया है और यहाँ पे ऊपर देखो डिग्री दिया है। ऊपर अगर तुम लोग देखोगे यहाँ पे डिग्री का सिंबल है। अब ये डिग्री का सिंबल क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक रीजन है। वो क्या रीजन है, यहाँ पे देखो, शायद आपको पता होगा कि जो हमारा सेंट्रल एंगल होता है, देखो अभी बहुत ही ट्रिकी है ये, मेरे को समझाना पड़ेगा अच्छे से। यहाँ पे देखो, ये जो हमारा आर्क ए बी है ना, ये जो हमारा आर्क ए बी है, ये जो हमारा आर्क ए बी है, इसका जो मेजर है ना वो क्या है, 60 डिग्री है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो, आपने शायद एक कॉन्सेप्ट किया होगा कि ये हमारा सर्कल है, सपोज करो ये हमारा सेंट्रल एंगल है, ठीक है, ये हमारा क्या है, सेंट्रल एंगल है। तो सेंट्रल एंगल जो होता है इसका जो मेजर होता है वही इसके करस्पॉन्डिंग में जो माइनर आर्क होगा ना, माइनर आर्क, देखो ये माइनर आर्क उसका मेजर होता है। मतलब सेंट्रल एंगल और ये जो माइनर आर्क है इन दोनों का मेजर इक्वल होता है। तो वही, अगर ये हमारा सेंट्रल एंगल क्या है, 60 डिग्री है, तो इसके करस्पॉन्डिंग में देखो यहाँ पे ये माइनर आर्क है। ओके, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, इसका भी मेजर क्या होगा, 60 डिग्री होगा बाय डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ द माइनर आर्क। तो इसलिए यहाँ पे आएगा कि मेजर ऑफ द आर्क ए बी जो है वो 60 डिग्री होगा। एंड अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो एंगल ACB है ना वो फाइंड कर सकते हैं, एंड दैट इज एंगल ACB इज हाफ ऑफ 60 डिग्री, यानी कि हाफ ऑफ 60 डिग्री मतलब क्या, 2 1 2, 2 3 6, 2 0 0, यानी कि 60 का हाफ क्या होता है, सिंपल है, बाय 30 डिग्री होता है। तो यहाँ पे मैं अगर आपको बोलूँ ना, तो यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखना। देखो मैं एक चीज बताती हूँ आपको, अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ ना हमारे साथ, सबसे पहले तो देखो ये सेंट्रल एंगल है,
और इसका सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना था, एंगल AOB फाइंड करना था और एंगल ACB फाइंड करना था, ठीक है, ये दोनों एंगल फाइंड करने थे। तो सबसे पहले हमने दिखाया कि ये जो ट्राइंगल है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और उसके मदद से हमको एंगल AOB मिल गया 60 डिग्री, मतलब ये 60 डिग्री मिल गया, ठीक है, यानी कि सेंट्रल एंगल मिल गया 60 डिग्री। लेकिन एक चीज बताती हूँ कि जो सेंट्रल एंगल है ना, ये देखो ये हमारा सेंट्रल एंगल है, तो सेंट्रल एंगल क्या करता है, सर्कल को 2 आर्क में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो आर्क है ना वो होता है माइनर आर्क, माइनर आर्क मतलब छोटा आर्क, और ये सर्कल का ये जो पूरा हिस्सा है बाकी का वो होता है मेजर आर्क, ठीक है, वो छोड़ो। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि जो हमारा सेंट्रल एंगल का मेजर होता है वही हमारे माइनर आर्क का मेजर भी होता है, इसलिए हम लोग ऐसे बोलते हैं कि यहाँ पे ये जो आर्क AB है ना, ये जो आर्क AB है ना, इसका भी मेजर क्या मिला हमको, 60 डिग्री मिला। क्या मिला, 60 डिग्री मिला। उसके बाद हमने क्या किया, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज किया। यहाँ पे देखो ये इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम है, ठीक है। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या बोलता है कि ये जो इंस्क्राइब्ड एंगल है, देखो ये एंगल ACB जो इंस्क्राइब्ड एंगल है दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क दैट इज आर्क AB, और आर्क AB जो है इसका मेजर मिल गया था 60 डिग्री, दैट इज हाफ इंटू 60 डिग्री एंड दैट इज हाफ ऑफ 60 डिग्री इज 30 डिग्री। तो ऐसे करके हमको आंसर मिला। क्लियर है, चलो अच्छी बात है। अभी यहाँ पे आ जाते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है थर्ड वन, वेरी इजी। 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, बहुत ही इजी काम होता है। टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे देखो पॉइंट P और पॉइंट Q के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो उसके लिए ये एक्टिविटी को कंप्लीट करो। तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स है उसको ले लिया है x1, y1, ठीक है, और पॉइंट Q के जो कोऑर्डिनेट है इसको ले लिया है x2, y2। यहाँ पे देखो मेरे को एक क्वेश्चन आया था कि ये जो 3 लाइन है, यहाँ पे देखो ये 3 लाइन का मतलब क्या होता है, तो ये 3 लाइन का मतलब होता है इक्विवेलेंट। क्या होता है पता है, इक्विवेलेंट होता है। इक्विवेलेंट मतलब इक्वल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब ये 3 लाइन क्यों लगाते हैं, ये 3 लाइन लगाने का रीजन क्या है, ताकि हम ये बता रहे हैं कि यहाँ पे ये जो 6 है, ये 6 की वैल्यू जो है वो x1 लेगा और -6 की वैल्यू जो है वो y1 लेगा। वैसे यहाँ पे 3 की वैल्यू x2 लेगा और -7 की वैल्यू y2 लेगा, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं x1 है यहाँ पे 6, y1 है यहाँ पे -6, ओके, x2 है यहाँ पे 3 और y2 है यहाँ पे -7, ओके। चलो अब डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता ही होगा, तो हमको फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये देखो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है, इसको अच्छे से याद कर लो, ठीक है। तो चलो अभी वैल्यूज को यहाँ पे बहुत अच्छे से ऑलरेडी पुट किया है। तो x2 देखो, x2 3 है तो x2 की जगह पे 3 लिखा, माइनस x1 क्या है, x1 6 है तो 6 लिखा, ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे स्क्वायर, प्लस ब्रैकेट ओपन, y2 देखो y2 -7 है तो -7 लिखा, फिर माइनस, उसके बाद y1 देखो y1 क्या है, -6 है, y1 -6 है ना, तो यहाँ पे -6 लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे -6, ठीक है। ये माइनस अलग है, ये माइनस जो है वो फॉर्मूला वाला माइनस है, लेकिन हमारा जो y1 है ना वो खुद भी माइनस में है। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आप लोग क्या करोगे, -6 लिखोगे और फिर ये वाला जो ब्रैकेट है, ये जो ब्रैकेट ओपन हुआ था वो क्लोज कर दिया और यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 - 6 क्या होगा, 3 - 6 होगा, 3 - 6 होगा -3, तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा -3 का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे देखो इन लोग ने इस ब्रैकेट को ऑलरेडी सिंप्लीफाई कर दिया है और यहाँ पे लिख दिया है -1। बहुत अच्छी बात है, ऑलरेडी सिंप्लीफाई हो गया ना, तो टेंशन मत लो, हम लोग को सिंप्लीफाई नहीं करना है। अब -3 का स्क्वायर कितना होगा, -3 का स्क्वायर होगा 9, है ना। -3 का स्क्वायर मतलब होता है -3 इंटू -3, तो यानी कि इसका मतलब माइनस माइनस तो प्लस हो गया, एंड 3 3 जा 9, इसलिए हमारा +9 आंसर होगा। प्लस -1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो 9 + 1 कितना होगा, 10 होगा, तो यानी कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q जो है दैट इज इक्वल टू √10। यहाँ पे देखो √10 जो है वो सिंप्लीफाई नहीं होगा, ओके, इसलिए √10 इज अवर आंसर, √10 विल बी अवर आंसर। क्लियर है, चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2B। तो क्वेश्चन नंबर 2B जो है इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं, हमको 4 क्वेश्चन करने रहते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के लिए आता है, तो मतलब 4 क्वेश्चन जो है वो 8 मार्क्स के लिए होंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वन क्या दिया है, इन ट्राइंगल DEF एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री, DE है 33 सेंटीमीटर, DF है 65 सेंटीमीटर, देन फाइंड EF।
तो यहाँ पे देखो हम लोग इसको फिगर से समझते हैं, क्योंकि फिगर के बिना हमको कुछ आइडिया नहीं लगेगा कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे हमको एक ट्राइंगल बनाना है और वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, तो अभी आप लोग एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ट्राइंगल DEF जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जो एंगल E है ना वो 90 डिग्री है, तो यानी कि ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो यानी कि यहाँ पे देखो ट्राइंगल DEF ले लेते हैं, और यहाँ पे ये जो एंगल D है वो क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। और हमको क्या दिया है, DE दिया है 33, DF देखो DF है 65, और हमको क्या करना है, ये जो EF है वो फाइंड करना है। तो यानी कि यहाँ पे क्या यूज करोगे, अरे इतना सिंपल, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे ना। तो यानी कि यहाँ पे तुम लोग है ना थोड़ा सा डिटेल में लिख देना, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम आप लोग क्या करोगे पता है, आप लोग को ऐसे लिखना है, इन ट्राइंगल DEF एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड है दैट इज हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रिमेनिंग टू साइड का स्क्वायर लेके उनको ऐड कर दिया। चलो अभी वैल्यूज पुट करते हैं। तो DE जो है, सॉरी DF जो है वो है 65, तो यहाँ पे 65 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू DE है 33, तो 33 का स्क्वायर प्लस EF फाइंड करना है, तो EF ऐसे ही रहेगा, EF स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब देखो 65 का स्क्वायर क्या होता है, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी निकाल के रखा है ताकि अपना टाइम पास ना हो। तो 65 का स्क्वायर निकालना है, तो 65 इंटू 65 करना, तो आपको मिलेगा 4225। ओके, वैसे ही 33 का स्क्वायर करने के लिए आप लोग 33 इंटू 33 करना, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1089, ठीक है, प्लस EF स्क्वायर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो 1089 है ना, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 1089, एंड दैट इज इक्वल टू EF स्क्वायर। अब ये दोनों को माइनस करते हैं, तो 4225 माइनस 1089, ठीक है। तो ये 15 हो गया, ये 11 हो गया, और ये 1 हो गया। तो ये 15 माइनस 9 करेंगे तो हमको मिलेगा 6, एंड 11 माइनस 8 करेंगे तो हमको मिलेगा 9 10 11 3, ठीक है। और यहाँ पे 1, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 मिलेगा, यानी कि 3136 इज इक्वल टू EF स्क्वायर। तो हमको देखो EF फाइंड करना है, तो ये स्क्वायर को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यस वेरी गुड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो चलो स्क्वायर रूट लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3136 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ EF स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ पे अगर देखोगे तो ये स्क्वायर रूट हो गया कैंसल, और अभी इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ये बड़ा ही हमारा अभी आएगा मजा। देखो यहाँ पे पहुंच जाओगे आप लोग, उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, 3136 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो चलो निकालते हैं। तो इसके लिए क्या करोगे, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे, उसके बाद यहाँ पे 3136 लिखोगे, और अभी इसके हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर्स फाइंड करेंगे, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, ताकि हमको ये स्क्वायर रूट मिल सके। तो देखो मैं अभी कैसे फाइंड करूंगी, मेरी टेक्निक जरा सा देखना, थोड़ा सा नोटिस करना कि कैसे सॉल्व कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहला हमारा जो प्राइम नंबर है वो है 2, और 2 के टेबल में ये जाएगा क्या, यस जाएगा, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस में 6 है ना, इसका मतलब 2 के टेबल में ये वाला नंबर जाएगा। तो 2 1 जा 2 होगा, ठीक है। तो कितना बचा, 1 बचा। फिर यहाँ पे है 11, तो 5 जा लेना पड़ेगा, तो 2 5 जा 10, तो फिर से 1 बचेगा। फिर आ जाएगा 2 6 जा 12, फिर से 1 बचेगा, एंड यहाँ पे आ जाएगा 8। अगेन देखो ये जो नंबर मिला है नया, ये भी 2 के टेबल में जाएगा, तो अगेन 2 7 जा 14, तो 1 बचेगा। 2 8 जा हो जाएगा 16, एंड फिर यहाँ पे 2 4 जा 8। फिर अगेन 2 के टेबल में दैट इज 2 3 जा 6, 1 बचेगा। 2 9 जा 18, और यहाँ पे आ जाएगा 2 2 जा 4, ठीक है। अगेन 2 के टेबल में दैट इज 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 बचेगा। 2 9 जा 18, तो यहाँ पे अगेन 1 बचेगा, एंड यहाँ पे आ जाएगा 2 6 जा 12। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत अच्छी बात क्या है कि मुझे पता है कि 196 जो है ना वो 14 के टेबल में आता है, यानी कि अगर मैं बोलूं तो 196 जो है ना वो 14 का स्क्वायर होता है। 14 का स्क्वायर अगर तुम लोग देखोगे तो आपको मिलेगा 196। तो मतलब मैं डायरेक्टली क्या करूंगी, अभी बड़े वाले नंबर पे जंप मारूंगी, यानी कि मैं ऐसे डायरेक्टली लिख सकती हूँ दैट इज 14 जा होता है 196, और फिर मैं लिख दूंगी 14 1 जा 14, यानी कि हमने क्या किया,
ये जो हमारा 3136 जो है ना, इसके हमने फैक्टर्स फाइंड कर लिए। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है? नेक्स्ट प्रोसेस होता है कि अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, ग्रुप बनाएंगे। अभी हम लोग सेम सेम नंबर का ग्रुप बनाएंगे, यहाँ हम ऐसे भी बोल सकते हैं पेयरिंग करेंगे। ओके, जोड़ी बनाने वाले। तो एक ये जोड़ी बनी, एक ये जोड़ी बनी, देखो सेम नंबर की जोड़ी बनाना, एक ये जोड़ी बनी, उसके बाद ये देखो ये भी एक सेम नंबर की एक जोड़ी मिली, उसके बाद यहाँ पे भी देखो एक सेम नंबर की जोड़ी मिली। अब आपको क्या करना है, ये जो जोड़ी में जो नंबर मिला है ना, उसको सिर्फ एक बार लिखना है, दैट इज 2। यहाँ पे 2 की जोड़ी मिली, यहाँ पे किसकी जोड़ी मिली, यहाँ पे भी 2 की जोड़ी मिली है, और यहाँ पे किसकी जोड़ी मिली है, 14 की जोड़ी मिली है। तो बस अभी आप लोग क्या करो, ये तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करो और वही हमारा आंसर हो जाएगा। दैट इज 2 2 जा 4 और 4 इंटू 14 करो, 4 इंटू 14 करो तो आई थिंक आपको मिलेगा 4 4 जा 16 और 4 1 जा 4 प्लस 1 5, यानी कि 56। यानी कि 56 इज इक्वल टू EF, यानी कि जो हमारा EF है दैट इज इक्वल टू 56। यानी कि ये जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको EF दिख रहा है, दैट इज 56। ओके, समझ में आया क्या किया? यहाँ पे हमारा क्या स्टेप था, इनको जोड़ी बनानी है, सेम सेम की जोड़ी बनानी है। तो एक ये जोड़ी मिली, फिर एक ये जोड़ी मिली, फिर एक ये जोड़ी मिली। अब यहाँ पे किसकी जोड़ी मिली है, 2 की, तो एक बार ही लिखना है 2 की जोड़ी मिली। ये दोनों के लिए एक बार लिखो, फिर ये दोनों के लिए भी एक बार लिखो, ये दोनों के लिए भी एक बार लिखो। अब ये तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर मिलेगा वही हमारे ये स्क्वायर रूट का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट मत लगाना, कुछ बच्चे बहुत ही होशियार होते हैं, वो फिर से स्क्वायर रूट लगाते हैं। नहीं, ये स्क्वायर रूट अभी हट गया है, इस स्क्वायर रूट को ही हमने फाइंड किया है और हमारा आंसर आया है 56। क्लियर है? ओके, चलो अभी हम करते हैं सेकेंड वन। सेकेंड वन क्या दिया है, मेजर ऑफ 2 आर्क्स formed by a chord of a circle are 2x degree and 7x degree. Find the measure of minor arc. तो यहाँ पे क्या बोला है कि एक सर्कल है, ठीक है, मैं यहाँ पे एक सर्कल बना देती हूँ, फिर इस क्वेश्चन को अच्छे से समझाती हूँ। यहाँ पे क्या बोला, एक सर्कल है और यहाँ पे जो कॉर्ड है ना, इस सर्कल के अंदर क्या है, एक कॉर्ड है, और वो कॉर्ड क्या करता है, सर्कल को 2 आर्क में डिवाइड करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कॉर्ड बना देती हूँ, ध्यान से देखना, ये फिगर अच्छा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे देखो, अरे क्या हो रहा है, हाँ एक मिनट, यहाँ पे मैं एक कॉर्ड बना रही हूँ, अभी कॉर्ड बनाते हैं, चलो चलो कॉर्ड बनाते हैं। तो इस सर्कल में अभी हम एक कॉर्ड बना रहे हैं, ठीक है, तो ये हमने एक कॉर्ड बना दिया। तो यहाँ पे क्या बोला है, देखो मेजर ऑफ 2 आर्क फॉर्म्ड बाय अ कॉर्ड। देखो कॉर्ड क्या करता है, अगर एक सर्कल में क्या है, कॉर्ड है, तो वो कॉर्ड क्या करता है, सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता है। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता है। तो यहाँ पे देखो, जिस भी पार्ट में क्या होता है, सर्कल का सेंटर होता है, उस तरफ ये जो आर्क बना है ये हो जाता है हमारा मेजर आर्क, ये मेजर आर्क हो जाता है, मतलब बड़ा वाला आर्क। और जिस भी पार्ट में सर्कल का सेंटर नहीं है, ये हो जाता है हमारा माइनर आर्क। तो बेसिकली कॉर्ड क्या करता है, सर्कल को 2 आर्क में डिवाइड कर देता है, और वो दोनों आर्क होते हैं माइनर आर्क और मेजर आर्क। माइनर मतलब छोटा, मेजर मतलब बड़ा। तो यहाँ पे वही दिया है कि जो कॉर्ड है ना, वो सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता है, और वो दोनों आर्क के जो मेजर है वो हमको दिए हैं, और वो क्या है, 2x डिग्री एंड 7x डिग्री। क्या है, 2x डिग्री एंड 7x डिग्री। तो अब यहाँ पे देखो, बहुत ही सिंपल है, 2x डिग्री किसका मेजर होगा, माइनर आर्क का मेजर होगा, मतलब छोटे वाले आर्क का मेजर होगा, और 7x डिग्री किसका मेजर होगा, मेजर वाले आर्क का मेजर होगा, यानी बड़े वाले आर्क का मेजर होगा। तो ये जो मेजर आर्क है ना, इसका मेजर हमको दिया है 7x डिग्री, और जो हमारा माइनर आर्क है, ये जो हमारा माइनर आर्क है, इसका मेजर क्या है, 2x डिग्री। ठीक है, तो हमको क्या करना है, माइनर आर्क का मेजर फाइंड करना है। तो हमको क्या फाइंड करना है, ये जो माइनर आर्क देख रहे हो आप लोग यहाँ पे, ये माइनर आर्क का मेजर फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा, रुको बताती हूँ, इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे पता है, मेजर ऑफ मेजर आर्क प्लस मेजर ऑफ माइनर आर्क, मेजर ऑफ माइनर आर्क, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 360 डिग्री। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट, समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं समझ में आया तो रुको, पहले तो बहुत खिचड़ी हो गया है, तो मैं इसको थोड़ा सा साइड में शिफ्ट करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे देखो, क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा कि वी नो दैट कि एक कंप्लीट सर्कल जो है, पूरा सर्कल जो है, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। और यहाँ पे देखो, ये जो पूरा कंप्लीट सर्कल है, ये पूरा कंप्लीट सर्कल जो है वो 2 आर्क से बना है, दैट इज मेजर आर्क और माइनर आर्क।
तो हम क्या करेंगे, ये दोनों आर्क के मेजर को जब ऐड करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 360 डिग्री, है ना, बिकॉज अ कंप्लीट सर्कल इज ऑफ मेजर 360 डिग्री। तो यहाँ पे वो आपको रीजन लिखना पड़ेगा कि अ कंप्लीट सर्कल इज ऑफ मेजर 360 डिग्री। अब यहाँ पे मेजर आर्क का मेजर क्या है, 7x डिग्री, तो 7x लिख दो, प्लस माइनर आर्क का मेजर क्या है, 2x डिग्री, तो 2x डिग्री लिख दो। ओके, डिग्री मत लगाओ, अभी बाद में लगा देना। दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री, 360 डिग्री, ठीक है। तो 7x प्लस 9x क्या हो जाएगा, सॉरी मैंने आंसर बोल दिया, 7x प्लस 2x क्या हो जाएगा, 9x, एंड दैट इज इक्वल टू 360। तो दैट इज x इज इक्वल टू 360, और ये मल्टीप्लाई में 9 है, यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में 9, दैट इज x इज इक्वल टू 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 9 0 जा 0, दैट इज हमारा आंसर है 40। तो x की वैल्यू मिली 40, लेकिन क्या हमको हमारा आंसर मिला, नहीं, हमको माइनर आर्क का मेजर फाइंड करना है। तो वी हैव, हमारे पास देखो क्या है, जो माइनर आर्क है, मेजर ऑफ द माइनर आर्क ऐसे लिखेंगे, देखो मेजर ऑफ माइनर आर्क, मेजर ऑफ माइनर आर्क इज इक्वल टू व्हाट, 2x डिग्री, 2x डिग्री, और यहाँ पे देखो x की वैल्यू मिली है, दैट इज 2 इंटू x की वैल्यू मिली है 40, तो 40 लिखेंगे, तो 2 इंटू 40 हो जाएगा 80, दैट इज 80 डिग्री। तो मतलब जो माइनर आर्क है उसका मेजर है 80 डिग्री। ओके, क्लियर है। चलो अब करते हैं थर्ड वन क्या दिया है, if point A, B, C are the coordinates of vertices of a triangle, then find the coordinate of the centroid। ओके, तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे सेंट्रॉइड फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे हमको सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने बोले हैं, तो आपको पता होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बाय सेंट। अभी तुम लोग ऐसा मत बोलना कि हमको कॉन्सेप्ट बताओ कि सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड फॉर्मूला क्या होता है, नहीं 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 नहीं, मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 1 शॉट वीडियो अपलोड किया है, एक ही वीडियो में पूरा लेसन खत्म किया है, जरा आप लोग देखो, प्लेलिस्ट को चेक करो, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो सेंट्रॉइड फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो सेंट्रॉइड फॉर्मूला होता है दैट इज गिवन बाय, जो सेंट्रॉइड होता है ना उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा, देखो यहाँ पे ये हमारा ट्राइंगल है और ये सपोज करो कि इसके अंदर सेंट्रॉइड मिलता है, ठीक है, तो ये हमारा सेंट्रॉइड है, ये हमारा सेंट्रॉइड है, और सेंट्रॉइड को देखो सिर्फ कैपिटल लेटर जी से डिनोट करते हैं, हमेशा याद रखना। तो हमको क्या दिया है, इस ट्राइंगल के जो वर्टेक्स है, जो वर्टाइसेस है, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। सपोज करो ये पॉइंट ए है एंड इसका कोऑर्डिनेट है -7,6, ये हमारा पॉइंट बी है या वर्टेक्स बी है, इसके कोऑर्डिनेट है 2,-2, और ये है हमारा वर्टेक्स सी, इसके कोऑर्डिनेट है 8,5। ठीक है, यहाँ पे आप स्टार्टिंग में ये भी लिख सकते हो, लेट वगैरह आपको लिखना है तो लिख लो, मैं तो डायरेक्टली फटाफट करा रही थी, लेकिन अगर आपको ऐसे लिखना है तो आप लिख सकते हो। लेट जो हमारा पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट अगर आप ले लो x1, y1, ठीक है। उसके बाद जो हमारा पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट हम लोग ले लेंगे x2, y2, ठीक है। और जो पॉइंट सी है दैट इज 8,5, इसके कोऑर्डिनेट हम लोग ले लेंगे x3, y3। तो अब हम बोलेंगे और ऐसे लेंगे लेट g जो है, क्योंकि सेंट्रॉइड को सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लेटर g से ही डिनोट किया जाता है, तो लेट g जिसके कोऑर्डिनेट हम लोग ले रहे हैं x, y, बी द सेंट्रॉइड। ये क्या है, हमारा सेंट्रॉइड है ट्राइंगल का, ठीक है। तो देयरफॉर ये जो सेंट्रॉइड है ना, इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा, इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी गिवन बाय, यहाँ पे लिख दो बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला, इसके ऊपर लिख देना, ठीक है, बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला। तो बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला वी हैव x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और जो हमारा सेंट्रॉइड है इसका y कोऑर्डिनेट जो होगा दैट इज गिवन बाय y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। अब सारे वैल्यूज को पुट करो और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है। तो x1 क्या है देख लो, यहाँ पे x1 है -7, तो -7 लिखेंगे, प्लस x2 है 2, तो 2 लिखेंगे, प्लस x3 कितना है 8 है, तो 8 लिखेंगे, और अपॉन 3। अब सॉल्व करो इसको अच्छे से, ठीक है, अच्छे से सॉल्व करना, क्योंकि थोड़ा सा भी मिस्टेक किया तो पूरा तुम्हारा रॉन्ग हो जाएगा। अब पहले क्या करो, 2-2 करके सॉल्व करो। तो पहले ये दोनों नंबर्स को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस होता है माइनस, तो 7 - 2 होगा 5, ग्रेटर नंबर साइन क्या है माइनस, तो माइनस, ठीक है, यानी कि -5 मिला, और आगे है +8 अपॉन 3। अब इसको सॉल्व करो, माइनस प्लस होगा माइनस, तो 8 - 5 करोगे तो आपको मिलेगा 3, ग्रेटर नंबर साइन प्लस है, तो यानी कि प्लस आएगा +3, और अपॉन में 3, तो 3 1 जा, यानी कि हमारा आंसर है 1। अब आ जाते हैं y का फाइंड करते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये x फाइंड किया है, ये x है,
अब y करते हैं, तो y1 क्या है देख लो, y1 है 6 तो 6 लिखेंगे, प्लस y2 क्या है, y2 देखो -2 है तो -2 लिखो, प्लस y3 क्या है 5 है तो 5 लिखो, और अपॉन आ जाएगा 3। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखो अभी ये इतना गुस्सा आ रहा है ना, पूछो मत, बरोबर लिखा नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस तो माइनस, और आगे है 2, फिर आगे है +5 और अपॉन क्या हो जाएगा 3, ठीक है, अपॉन 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 - 2 क्या होगा 4, और 4 + 5 करोगे, देखो 6 - 2 हुआ 4 और आगे है +5, तो 4 + 5 होगा 9, दैट इज 9/3 एंड दैट इज इक्वल टू 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, यानी कि हमारा आंसर होगा 3, ठीक है। यानी कि जो हमारा सेंट्रॉइड है उसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 1,3, क्या है 1,3, मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देती हूँ 1,3, 1,3, दिस इज अवर आंसर। चलो अभी हम लोग करते हैं 4th वन। तो यहाँ पे क्या बोला है, इफ sin थीटा इज इक्वल टू 7/25 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा। वेरी इजी, यहाँ पे आप लोग क्या यूज करोगे, सबको समझ में आ गया होगा, मोस्टली तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम लोग अपने ट्रिको की आइडेंटिटी यूज करेंगे, दैट इज वी नो दैट हमारे पास क्या है sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। तो अगर हमको देखो, हमेशा याद रखना, अगर हमको साइन दिया है और कॉस फाइंड करने के लिए बोला तो आप लोग ये वाली आइडेंटिटी ही यूज करना, या हमको कॉस दिया है और साइन फाइंड करने के लिए बोला तो भी यही आइडेंटिटी यूज करना, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, यहाँ पे आप लोग रीजन लिख देना ट्रिगो की आइडेंटिटी, दैट इज ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब यहाँ पे साइन की जो वैल्यू है वो है 7/25, तो यहाँ पे लिख देंगे 7/25, और क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो हम लोग स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पे ये स्क्वायर, और फिर प्लस यहाँ पे है हमारा cos² थीटा, अरे यार cos² थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो, आई थिंक आप लोग ये सॉल्व कर लोगे, बहुत इजी है। पहले ये स्क्वायर को सॉल्व कर देना, 7 का स्क्वायर होगा 49 अपॉन 25 का स्क्वायर होगा 625, फिर प्लस यहाँ पे cos² थीटा इज इक्वल टू 1, उसके बाद ये 49 अपॉन 625 जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये प्लस में है, यहाँ पे ये प्लस में है, इसके आगे कुछ साइन नहीं है, मतलब प्लस साइन है, तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा, दैट इज -49 अपॉन 625। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना आप लोग, तो आपको देखो फिर आंसर मिलने वाला है, ठीक है। तो ऐसे करके आप करना तो आपको आ जाएगा, दैट इज cos² थीटा इज इक्वल टू 625 इंटू 1 करोगे तो 625 माइनस यहाँ पे 49 और अपॉन क्या हो जाएगा हमारा 625। तो यानी कि यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे ना, इसको माइनस करना तो आपको आंसर मिलेगा 576 मिलेगा, और अपॉन 625। तो अब यहाँ पे देखो ये हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया cos² थीटा, cos² थीटा मिल गया 576 अपॉन 625, बट हमको cos थीटा चाहिए, तो ये स्क्वायर हटाने के लिए आप लोग क्या करोगे, बोथ साइड स्क्वायर रूट लोगे, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल, दैट इज cos थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 576, याद कर लो 24 होता है, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 625 होता है 25। तो ये याद करने वाली चीज है, आपको ये पहले से पता होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। चलो अच्छी बात है। यहाँ पे 5th वन करते हैं। 5th वन क्या दिया है, देखो 5th वन बोला है इन द अबाव फिगर, इजी है ये वाला भी। यहाँ पे क्या बोला है, इन द अबाव फिगर सेगमेंट AC एंड सेगमेंट BD इंटरसेक्ट ईच अदर इन पॉइंट P। तो यहाँ पे देखो ये जो सेगमेंट AC है एंड यहाँ पे ये जो सेगमेंट BD है, ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एट पॉइंट P, ठीक है। यहाँ पे देख लो ये है हमारा पॉइंट P, ठीक है। आगे क्या बोला है कि अगर AP अपॉन CP जो है, यहाँ पे AP अपॉन CP जो है दैट इज इक्वल टू व्हाट, BP अपॉन DP, देन प्रूव दैट कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो क्या है, सिमिलर है। हमको प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है। अरे इजी है ये क्वेश्चन, आई थिंक टेक्स्ट बुक का ही है क्या ये क्वेश्चन, पता नहीं, लेट्स सी। यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, हम बोलेंगे यहाँ पे ही करती हूँ, इन ट्राइंगल, देखो कौन सा ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना है, इन ट्राइंगल ABP, एंड हम लोग कौन सा ट्राइंगल लेके, एंड ट्राइंगल नीचे देखो, एंड ट्राइंगल C एंड ट्राइंगल CDP, ठीक है, इन ट्राइंगल CDP। तो आप लोग नोटिस करो, देखो ट्राइंगल ABP यहाँ पे है और ट्राइंगल CDP यहाँ पे है, तो ये दोनों ट्राइंगल में अगर आप लोग नोटिस करोगे तो यहाँ पे देखो एक चीज गिवन है, और वो क्या है कि ये दोनों ट्राइंगल के दो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो इक्वल है, दैट इज यहाँ पे AP अपॉन CP जो दिया है, ऑलरेडी दिया है, ठीक है,
तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ AP अपॉन CP इज इक्वल टू व्हाट, BP अपॉन DP, और ये क्या है, गिवन है, तो यहाँ पे लिख देंगे गिवन। तो यानी कि ये दोनों ट्राइंगल के दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो है वो इक्वल है, ठीक है। और अगर आप लोग नोटिस करोगे तो ये दोनों ट्राइंगल का, यहाँ पे देखो, इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल, मैं तो दूसरा कलर लेती हूँ थोड़ा सा, इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल और इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि हम बोल सकते हैं एंगल APB, ऐसे लिखोगे, एंगल APB is congruent to what, is congruent to angle CPD, okay, एंगल CPD, और रीजन होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे अभी हम लोग बोल सकते हैं therefore we can conclude कि जो ट्राइंगल ABP जो है वो क्या होगा, सिमिलर होगा ट्राइंगल CDP को, और कौन से टेस्ट से सिमिलर होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, वही इंपॉर्टेंट है। तो ये सिमिलर होगा बाय साइड एंगल साइड टेस्ट, बाय साइड एंगल साइड टेस्ट वी कैन से कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो क्या है, सिमिलर है। अब ऐसा क्यों, ये वाला टेस्ट क्यों लगाया, बहुत सिंपल है भाई, यहाँ पे देखो बताती हूँ, यहाँ पे देखो, ये दोनों जो ट्राइंगल है ना, उनके दो करस्पॉन्ड, देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड, इनका रेशियो जो है दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू व्हाट, ये वाली साइड और ये वाली साइड का रेशियो, ठीक है। दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है, और वो दोनों करस्पॉन्डिंग साइड के बीच वाला जो एंगल है वो क्या है, इक्वल है, या हम बोल सकते हैं कॉन्ग्रेंट है। इसलिए हम बोलेंगे कि बाय साइड एंगल साइड टेस्ट ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो बाय साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी दिस टू ट्राइंगल विल बी सिमिलर। ओके, क्लियर है। तो आधी चीज तो गिवन में थी, सिर्फ एक चीज हमने ये फाइंड की एंगल वाली, और हमने कंक्लूड कर दिया कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 AB कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 का भी AB कर दिया है, बहुत फटाफट कराया है। फिर नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 का AB करने वाले हैं, एंड हॉट्स क्वेश्चन भी करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते रहिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सारे ज्योमेट्री के चैप्टर्स के हैंड रिटन नोट्स मैंने बना के रखे हैं, तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, हैंड रिटन नोट्स अगर आपको डाउनलोड करने हैं तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर।